Hi everyone, I am Manu. Welcome to our YouTube channel Analytics. दोस्तों आपने जनवरी से मार्च तक का सारी डिफेंस अपडेट्स कवर कर लिए हैं क्या? आज हम 40 एमसीक्यू एंड फैक्ट्स के साथ पूरे डिफेंस सेगमेंट फिनिश करेंगे ताकि आपका एक भी मार्क्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रलय मिसाइल्स। Actually, DRDO recently launched two Pralay missiles from Odisha coast. Okay, Pralay X short range surface-to-surface quasi-ballistic missile designed to carry various types of warheads and engage multiple targets. So, Pralay missiles. Actually, recently DRDO conducted a launch of two Pralay missiles from Odisha coast. एक्चुअली ये इंडिया ने ही बनाया है डीआरडीओ साइड से इंडिजीनियस एंड शॉर्ट रेंज है सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वासी बैलिस्टिक का मतलब देखो, बैलिस्टिक का मतलब कि जब एक मिसाइल्स अपना ट्राजेक्टरी पकड़ता है, ये एक सबसे ऊपर तक जाता है, यहां से अपना एक ग्रेविटी के साथ नीचे आके गिरता है, जो हो गया बैलिस्टिक। क्वासी बैलिस्टिक क्या होता है, कुछ ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा, लो अल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग लेगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लाइडिंग फेज आएगा, फिर इसके बाद टारगेट में लगेगा, वो हो जाता है क्वासी बैलिस्टिक। दोनों का काम करता है, एक बैलिस्टिक का काम करता है, एक क्रूज मिसाइल का काम। यहां तक जो ऊपर तक गया, यहां पे काम किया बैलिस्टिक मिसाइल का काम। जब यहां से क्रूज करके गया, वो वहां पे काम करता है क्रूज मिसाइल की तरह, तो इसलिए इसको कहते हैं क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, ये मल्टीपल टारगेट्स और वारहेड्स को एंगेज करता है, इसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक रहता है। सो प्रलय मिसाइल्स, इसके रिलेटेड हम एक पीआईक्यू भी रखे हैं, चलो देखते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रलय मिसाइल्स इज ए सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स। व्हाट इज द ऑपरेशनल रेंज ऑफ प्रलय मिसाइल्स, यहाँ पे है 150। ओके, नेक्स्ट ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर। ओके, रिसेंटली इनागुरल फ्लाइट बेंगलुरु में उसका कंप्लीट हुआ। कौन किया ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एएलएस ध्रुव इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये याद रखना, ध्रुव एनजी क्या है ना, एक हेलीकॉप्टर है, ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन उसको मैन्युफैक्चर किया है, हाल ने मैन्युफैक्चर किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट सौर्यास्त्र क्यों न्यूज में था? एक्चुअली इंडियन आर्मी गोटे साइन किया है 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विथ ए प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर एनआईबीई लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विथ किसके साथ ना, इजराइल के साथ। सौर्यास्त्र को इजराइल एक एनआईबी लिमिटेड एंड इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करके एक बनाया गया है, जो क्या है, एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्च सिस्टम है शौर्यास्त्र। क्या काम करता है, सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करता है। कितना रेंज, मैक्स टू मैक्स 300 किलोमीटर। एंगेज मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है एट वेरियस रेंजेस। कैन इंटीग्रेट मल्टीपल रॉकेट टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉकेट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। एक्यूरेसी इसका 5 मीटर से कम है। कैन फायर लॉइटरिंग माइन म्यूनिशन अप टू 100 किलोमीटर। तो याद रखना, सौर्यास्त्र एनआईबी लिमिटेड प्लस इजराइल के साथ मिलके बनाया गया है और इंडियन आर्मी उसको इंडक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट the Saurashtra rocket launcher is in collaboration between private firm NIBE Limited and which country? It's Israel. Okay, next. What is the maximum strike range of the Saurashtra? 300 kilometer. Next. MPATGM, main portable anti-tank guided missile. ये डीआरडीओ इसको क्या कर रहा है, इसका थर्ड जनरेशन MPATGM का थर्ड जनरेशन क्या कर रहा है, टेस्ट किया है। इट इज ए शोल्डर लॉन्च्ड, मीन आप अपना कांधों से लॉन्च कर सकते हो। पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे कोई टैंक आ रहा है, आप उसको क्या करोगे, अपने कंधों से वो
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करोगे और वो अपना वो आर्मर्ड व्हीकल्स हो जाए और टैंक्स हो जाए उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर एंड ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम एंड फायर कंट्रोल सिस्टम। इतने सारे चीजें होता है बट ज्यादा कुछ देखना नहीं है। तो ये याद रखना कि MPATGM का स्टैंड्स फॉर क्या स्टैंड्स करता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, ये है बी इसका आंसर। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM। DRDO अभी डिस्प्ले किया है किसको ना? LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को ड्यूरिंग 77th रिपब्लिक डे परेड। ओके, ये जो LRASHM क्यों उसका रिक्रूटमेंट्स इसको डिजाइन क्यों किया गया ना? टू मीट द रिक्रूटमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर तक है। एंगेज स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट्स दोनों का एंगेज कर सकता है। स्पीड एक देखो यहां पे देखो, ये एक LRASHM किस तरह की चीज है? एक क्वासी बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी, जहां पे हम क्वासी बैलिस्टिक पढ़े थे, ऊपर उठेगा उसके बाद नीचे आएगा, क्रूज मिसाइल्स की तरह काम करेगा। तो वो उस तरह की ट्राजेक्टरी लेता है। जब ऊपर जाता है उसका मैक्सिमम स्पीड रहता है 10 मार्क का, मीन वेलोसिटी ऑफ साउंड से 10 गुना। एंड क्रूज मिसाइल की तरफ मैन्यूवर करता है तब जाता है 5 मार्क के स्पीड से। ये स्टेल्थ है, फ्लाइज एट लो अल्टीट्यूड एंड हाई स्पीड टू इवेट राडार डिटेक्शन। ओके, LRASHM। okay, what is the approximate range of LRASHM? That's 1500 kilometer. What is the peak speed achieved by the LRASHM? Mach 10, Mach 5 during cruising period or during maneuvering period. C295 transport aircraft. Okay, India's first made in India C295 aircraft, ये रोल आउट कब होगा ना? सितंबर 2026 में रोल आउट होगा। कौन कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? एयरबस एंड टाटा दोनों मिलके इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एयरबस एक यूरोप का एविएशन कंपनी है, यू का एविएशन कंपनी है, और टाटा तो आपको पता है। उसका असेंबली लाइन कहां पे? वडोदरा में, गुजरात। टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, देखो ये एयरक्राफ्ट देखो, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ओके, 11 आवर्स उसका फ्लाइट एंड्योरेंस होता है, मीन एक बार फ्यूल भरेगा तो 11 आवर्स तक वो हवा में रह सकता है। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, व्हाट इज द वेयर इज द फाइनल असेंबली लाइन ऑफ C295 एयरक्राफ्ट लोकेटेड इन इंडिया? इट्स बड़ोदरा। ओके, नेक्स्ट, C295 is known for stall capability. What is the stall stand for? Short takeoff and landing. ओके, प्रहार नेशनल, ये क्या है? प्रहार। एक आते हैं प्रहार की तरफ। प्रहार क्या है ना? नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। ये एक प्रहार का फुल फॉर्म नहीं है। ये जो प्रहार आया है ये क्या है? वो ये पॉलिसी क्या है ना? ये पॉलिसी रिलेटेड टू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। इसको एक्चुअल क्वेश्चन है कि यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है, कौन उसको अनवील्ड किया है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको क्या किया है ना? अनवील किया है। तो ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटेजी है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटेजी ये है प्रहार। सो प्रहार का एक फुल फॉर्म है प्रिवेंशन। ये जो पॉलिसी है उसका नाम दिया ऐसे दिया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स। उसके लिए क्या है? स्विफ्ट एक्शन, रेस्पॉन्सेस जो होगा स्विफ्ट होगा, प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट पोस्ट। उतना बड़ा होगा, जो छोटा होगा तो स्विफ्ट क्विक होगा, बट इस हिसाब से आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। उस तरह की सिचुएशन आएगा जैसे टेरर अटैक्स आएगा। एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेबिलिटीज इन ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जो सारा गवर्नमेंट मिलके, जैसे पुलिस हो जाए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो जाए, जो ग्राउंड में काम करते हैं NSG हो जाए, तो उन सबको मिला के जितना भी इंटरनल कैपेसिटी है सब मिलके वहां पे काम करेंगे।
और सेम थिंग अनदर थिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस। जो भी प्रोसेस वहां पे टेररिज्म को डील करने के लिए, टेरर अटैक्स को डील करने के लिए जो भी प्रोसेसेस फॉलो किया जाएगा, दिस मस्ट बी ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेसेस। ओके, प्रहार याद रखना, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एमएचए ने अनवील किया है। इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है जो प्रिवेंशन, रेस्पॉन्सेस, एग्रीगेटिंग ह्यूमन राइट्स, एटेन्यूएटिंग, अलाइनिंग, रिकवरी के चीज के ऊपर बेस्ड है। व्हिच मिनिस्ट्री अनवील्ड प्रहार नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी? ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेस इन न्यूज। कुछ एक्सरसाइजेस है जो न्यूज में है, डिफेंस एक्सरसाइजेस, वो हम पढ़ेंगे। खंजर, एनुअल बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, एंड अनदर थिंग इज एनुअली होता है, दो मिलिट्री ये होते हैं, इंडिया एंड किर्गिस्तान। खंजर, मिलन, एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन नेवी, 2 साल में एक बार होता है मिलन। मिलन 2 साल में होता है, कौन होस्ट करता है? इंडियन नेवी होस्ट करता है। धर्म गार्डियन, ओके, धर्म गार्डियन इंडियन आर्मी एंड जापान के बीच, जापान को जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ऐसे याद रखते हैं, इंडियन आर्मी एंड जापान के बीच में ये धर्म गार्डियन रहता है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये रहता है, एंड एम्स टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। वायु शक्ति, इंडियन एयरफोर्स फ्लैगशिप फायर फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज। वायु शक्ति क्या है? इंडियन एयरफोर्स का फ्लैगशिप फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है वायु शक्ति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज खंडर इज ए बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? किर्गिस्तान। ओके, ये है आंसर। नेक्स्ट, which exercise is the biennial multilateral naval exercise hosted by the Indian Navy? इंडियन नेवी जो बाइएनियल है, 2 साल में एक बार रहता है, और होस्ट कौन करता है? ना इंडियन नेवी जो है मिलन। ये धर्म गार्डन किसका है? यूएसए का, इंडिया एंड यूएसए। ओके, हो गया। नेक्स्ट, धर्म गार्डन यहां पे हम पढ़ रहे थे यूएसए का आर्मी के साथ। ओके, आईएनएस अंजदीप, इंडियन ने भी एक कमीशन किया है, एक शिप, उसका नाम है आईएनएस इंडियन नेवी शिप अंजदीप। ओके, ये क्या है ना? ये है एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, आईएनएस सबमरीन एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है आईएनएस अंजदीप। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अंजदीप आइलैंड, एक अंजदीप आइलैंड है जो लोकेटेड है करवार कोस्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में एक अंजदीप आइलैंड है, वहां से इसका नाम डिराइव किया गया है। बिल्ड इसको किया है जीआरएसी कलकत्ता, जिसका फुल फॉर्म है गार्डन रिसीव बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका काम है क्या? ना डिटेक्ट करता है, ट्रैकिंग करता है एंड न्यूट्रलाइज करता है एनिमी सबमरीन्स को। डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, न्यूट्रलाइज करता है एनिमी सबमरीन्स को। तो इसको जो वेरफेयर वेपन्स एंड सेंसर पैकेजेस इंडिजिनियसली यूज किया गया है, एंड इसका यहाँ पे एक सोनार यूज हुआ है, उस सोनार का नाम है इंडिजिनियस सोनार, उसका नाम है अभय। याद रखना, होल माउंटेड सोनार, उसका नाम है अभय। ओके, where was INS Anjadip built? Garden GRSE Calcutta, Garden Rich Shipbuilders and Engineers Calcutta. Next, Vibrant Village Program VVP. Actually phase 2 of VVP लॉन्च हुआ है February 20 में from Assam's Chahar district, Assam ro Chahar district to by अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है टू एंश्योर ए प्रॉस्परस सेफ बॉर्डर, बॉर्डर को हमारा खुशहाल रहे, सेफ रहे,
बॉर्डर में जो ट्रांसबॉर्डर क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए, बॉर्डर में जो पॉपुलेशन रहते हैं उसको नेशन के साथ थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, वो थोड़ा अलग अलग फील करते हैं, उनको क्या किया जाता है ना, थोड़ा उनको ट्राई किया जाता है, कुछ ऐसे स्कीम्स लाते हैं सो दैट कि वो भी फील करके नाउ नो वी आर द पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, एंड उनको क्या क्या और क्या कहते हैं ना, उनके ऊपर उनको एक एज ए सोर्स के हिसाब से काम किया जाए, मीन कि जो गांव में रहते हैं, बॉर्डर एरिया विलेज में रहते हैं, उनका गांव के ऊपर, उनका बॉर्डर के ऊपर थोड़ा अच्छा पकड़ रहता है, जो कुछ इंटेल दे सकते हैं, तो उसी के हिसाब से उनको यूज करना है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव है। एम क्या है इसका? 4 एम है, मेन 4 एम्स एक्चुअली। वेदर रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, उस एरिया को हर एक वेदर में रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए। टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हर एरिया में आज भी ऐसा जगह है इंडिया में कि वहां से वहां पे टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचना मुश्किल है, और जहां पे पहुंचना मुश्किल है वहां पे टेररिज्म, नक्सलिज्म वो वहां पे पनपते हैं, मीन वहां पे इजीली ग्रो करते हैं। टेलीविजन कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो बीबीपी स्कीम्स के थ्रू ये सब किया जाएगा। व्हाट इज वन ऑफ द 4 थेमेटिक एरियाज द बीबीपी एम्स टू सैचुरेट इन विलेज? फ्री हेल्थ केयर नहीं, हायर एजुकेशन नहीं, एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं, ये फोकस करता है टेलीकॉम कनेक्टिविटी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट VBP1, ये क्या है ना? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। VBP1 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। VBP2 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, ये 15 स्टेट्स को कवर करता है। ओके, तो हम देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में उस स्कीम का हर एक मनी, एक छोटा सा मनी भी, मीन एवरीथिंग विल बी गिवन बाय सेंटर। ओके, फुल फंडेड बाय सेंटर, इंप्लीमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे पीएम गति शक्ति, डीबीटी, भारत नेट, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पैसा सेंटर दे रहा होगा, जैसे 60% सेंटर, 40% स्टेट, ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर, किसके ऊपर है, सेंट्रल कितना देगा और स्टेट कितना देगा। ओके, इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है। जैसे फोकस एरिया किसके ऊपर? हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। तो पहले जब सेंट्रल BBP1 हुआ था वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था, बट BBP2 जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, नेक्स्ट VBP2 इज ए व्हाट टाइप ऑफ स्कीम? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल सेक्टर? VBP2 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, यहां पे कोई सेंटर कुछ देगा एंड स्टेट कुछ देगा, उसका सेंट्रल का परसेंटेज है, स्टेट का परसेंटेज, यहां पे टोटली सेंटर 100% देता है। ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर कवर्ड अंडर VBP2? 15 स्टेट्स एंड 2 यूटीज, ये वहां पे छुप गया था, दिख नहीं रहा था, 15 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। नेक्स्ट Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) report on international arms transfer. SIPRI एक रिपोर्ट निकाला है इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2025 का। ये जो SIPRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करता है ऑन द इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स के ऊपर SIPRI रिसर्च करता है। ओके, ये इस रिपोर्ट में बताया है कि सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? इंडिया। 82% ऑफ टोटल आर्म्स इंपोर्ट इंडिया करता है। टॉप में कौन है? यूक्रेन। ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड कौन क्या है? 2021 टू 2025। इंडियाज ओवरऑल आर्म्स इंपोर्ट 4% नीचे गिर गया फ्रॉम 2016 टू 2020 ड्यू टू मेक इन इंडिया कंसेप्ट। बट अब हम देखेंगे जो हमें सप्लाई करते हैं, टॉप सप्लायर कौन है? रसिया। सेकंड क्या है? फ्रांस। थर्ड क्या है? इजराइल। ओके, नेक्स्ट इंडियाज टॉप
Top arms supplier between 2021 and 2025 is Russia. Second, France. Okay, chalo next. According to CIPRI, which country was the largest importer of arms 2021-2025? Ukraine. क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया का वार चल रहा है. ओके नेक्स्ट. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 पब्लिश कौन किया है ना? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस. इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ये एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है. ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या किया है ना? रिलीज किया है. उसमें है क्या कहता है ना, पाकिस्तान जो हाईएस्ट स्कोर रखा है, बीइंग द कंट्री मोस्ट अफेक्टेड इंपैक्टेड बाय टेररिज्म. ओके. इंडिया रैंक कितना है? 13 है. ओके. ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP. India's rank in the global terrorism index 13. Okay, next. Next question is advanced light helicopter ALH Mark 3 and SHT steel missile. Ministry of Defense sign किया है contracts for acquisition of 6 ALH Mark 3 for Indian Coast Guard and vertical launch steel missile for Indian Navy. ALH Mark 3 क्या है? ALH Mark 3 एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है. बनाया कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु ने. ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड है. उसके बाद देखेंगे स्टील मिसाइल. ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, वर्टिकली लॉन्च होता है. ओके. ये स्टील मिसाइल कहां से मिलेगा ना? रसिया से मिलेगा. ओके. स्टील मिसाइल हमें रसिया से मिलेगा. The contract for steel missile was signed with which country? Russian Federation. Next. What type of missile is steel? Surface to air missile. Minuteman 3 ये क्या है? एक USA का इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो US न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है. It is the nuclear missile land-based weapon under the control of US Air Force Global Strike Command. Okay. इसका रेंज 6000 प्लस है. मिनटमैन 3 6000 प्लस का है. मैक्स टू मैक्स मार्क 23 उसका स्पीड बन सकता है. 6000 रेंज का प्लस माइल्स उसका रेंज है. Which country conducted the test launch of Minuteman 3? यहां पर रख सकते हैं US. What is the classification of Minuteman 3? Intercontinental ballistic missile. Next. ग्रेविटी बॉम्ब्स. अभी बोला है कि ईरान में वो ग्रेविटी बॉम्ब्स यूज करेंगे. उस ग्रेविटी बॉम्ब को क्या कहते हैं ना? बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, पुराना टाइप का बॉम्ब है. ये फ्री फॉल बॉम्ब कहते हैं. वहां पे कोई इंजन दिया नहीं जाता. सो ये क्रूइज मिसाइल की तरह इसका कोई इंजन नहीं होता. इसका जो ट्राजेक्टरी है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एरोडायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द स्पीड एंड एल्टीट्यूड ऑफ ड्रॉपिंग एयरक्राफ्ट. जो ड्रॉप करेगा एयरक्राफ्ट उसका स्पीड एंड एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. ये बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स को कैरी कर सकता है. ये याद रखना. ग्रेविटी बॉम्ब्स कन्वेंशनल नहीं है, बहुत पुराना है, तो इसलिए इसको कन्वेंशनल नहीं बोल देना. ये न्यूक्लियर भी एक्सप्लोजिव्स वारहेड्स भी कैरी कर सकता है. A gravity bomb is historically known by what other name? Free fall. Next. Exercises in news. Lamity 2026. Biennial joint military exercise conducted between India and Seychelles. 2026 एडिशन जो लामिटी है इसका फर्स्ट ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया. इंडिया का तीनों सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स यहां पे पार्टिसिपेट किया था इंडिया एंड सेचेल के बीच. ओके.
उसके बाद है लैमिटी के बाद सी ड्रैगन। एनुअल यूएस नेवी लेड मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर। यह सी ड्रैगन क्या कहता है ना, यूएस का नेवी, जैसे हमारा मिलन होता है इंडियन नेवी बाइएनियल, इस चीज का सी ड्रैगन। यूएस नेवी क्या करता है, मल्टीनेशनल, यहाँ पे बहुत सारा नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यहाँ पे एक्सरसाइज होता है। ये स्पेशली सबमरीन को कैसे ट्रैक किया जाए, इसको कैसे ये करते हैं, उसके ऊपर ये काम करते हैं। लैमिटी, इंडिया, सेशल्स। Which country leads the annual Sea Dragon multinational exercise? यूएस का नेवी। किस लिए ना, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईएनएस सागर ध्वनि। आईएनएस सागर ध्वनि लॉन्च किया गया है, कौन पाई, किस लिए, फॉर द फिफ्थ एडिशन ऑफ सागर मैत्री मिशन। फिफ्थ एडिशन ऑफ सागर मैत्री मिशन के लिए आईएनएस सागर ध्वनि को कोची से लॉन्च किया गया है। ये क्या है कि इंडियन ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। इंडियन ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है जो साइंटिफिक रिसर्च करता है ओशन में, विथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का। जो आईएनएस सागर ध्वनि है, इसको कौन बना है, बनाया कौन है ना, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसको ऑपरेट कौन करता है, इंडियन नेवी उसको ऑपरेट करता है। बट क्वेश्चन यहां पे थोड़ा, ऑपरेट करता है इंडियन नेवी, उसको ऑन कौन करता है ना, डीआरडीओ का एक लैब है, एनपीओएल, नावल फिजिकल ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी, जो कोची में, कहां पे, कोची में। ये जो जीआरएससी कल कहां पे है, कोलकाता में, कलकत्ता में। नेक्स्ट, आईएनएस सागर ध्वनि was flagged off for the which mission? Sagar Maitri SM-5. Which organization owns INS Sagar Dhwani? Naval Physical and Oceanographic Laboratory of DRDO. ये जो आईएनएस सागर ध्वनि है, ये कौन सी तरीका की, किस टाइप का शिप है, मेरीटाइम एक्रोस्टिक रिसर्च शिप, मार्स उसको कहते हैं, MARS, मेरीटाइम एक्रोस्टिक्स रिसर्च शिप। ये सागर मैत्री के प्रोग्राम के अंडर लॉन्च होता है। ओके, इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। मेरीटाइम, ये जो क्वेश्चन है, आईएनएस सागर ध्वनि इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ शिप, मेरीटाइम acoustic research ship. The Sagar Maitri initiative aims to strengthen cooperation among countries in which region? Indian Ocean Rim. ये क्वेश्चन देखो, The Sagar Maitri is an initiative of Indian Navy. जो सागर मैत्री क्या है, and DRDO aims to strengthen scientific cooperation and capacity building among Indian Ocean Rim countries. डिस्कम्बुलेटर एक सीक्रेट वेपन है, यूएस रिसेंटली यूज किया है अगेंस्ट वेनेजुएला टू कैप्चर प्रेसिडेंट निकोलस मुडारो एंड हिज वाइफ। क्लासिफाइड वेपन है किसका, यूएस का। ये क्या करता है ना, ऐसे डिजाइन किया गया, ये डिजाइन डिजेबल एनिमी डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, डिसेबल कर देता है। एंड जो लोग वहां पे रहते हैं उनको ऐसे कुछ डिसओरिएंट कर देते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते, वो ऐसे स्थिर रह जाते हैं, या कुछ उनका मेंटली उतना स्टेबल नहीं रह सकते हैं कि किसी को क्या कर सके, डिफेंड कर सकते हैं। तो इसका कैपेसिटी क्या है, ये क्या करता है ना, इनकैपेसिटेट पर्सनल थ्रू डिसओरिएंटेशन एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ओके, यही है।
to support stealth operation by neutralizing electronic and physical defense capabilities. डिस्कम्बुलेटर सिस्टम किसका है? यूएस का है. What is the primary objective of the discombulator? Incapacitating the personnel through disorientation. Akash NG. DRDO completed user evaluation trials of Akash NG, Akash next generation. जो यूजर इवोल्यूशन ट्रायल्स हो गया, ये क्या कर दिया ना, एक क्लियर कर दिया पाथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू इंडक्ट इट. इसका रेंज अप टू 70 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड बियॉन्ड 20 किलोमीटर, स्पीड मार्क 2.5, किल प्रोबेबिलिटी 90%. इसको डेवलप्ड किया है डीआरडीओ ने, प्रोड्यूस किया है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल, दोनों मिलके उसको क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं. व्हाट इज द रेंज ऑफ द आकाश एनजी? अप टू 70 किलोमीटर. व्हिच कंपनी प्रोड्यूस द आकाश एनजी? भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत एंड बीईएल. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, इसको कहते हैं माजेस्टी ऑफ द सी. ये क्या है? इंडिया का पहला इस तरह का इंडिजिनियसली बिल्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है. जो सी में पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बनाया गया है, कोस्ट गार्ड के अंडर उसको दिया गया है, कोची में उसको फ्लैग ऑफ किया गया. बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. लार्जेस्ट शिप ये है, लार्जेस्ट शिप ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड में जितना भी शिप है ये सबसे लार्जेस्ट है. आईसीजीएस समुद्र प्रताप, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल.